टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। टॉपिक रहेगा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, जो भी है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी दो प्रकार की होती है, एक तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी। देखो दोस्तों, वीडियो मत जाना, कंटेंट देखना है ना। और मतलब जो पूरी चीज़ है ना, वो इसमें अलग अलग टॉपिक, अलग अलग जगह आप जाके देखोगे, अलग अलग जगह कुछ कुछ चीज़ें मिलेगी आपको। पूरी चीज़ इसी जगह दूंगा मैं आपको ना, तो ध्यान से पढ़ना। देखो, पढ़ने वाला तो कहीं से ही पढ़ सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ दो प्रकार की होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है, इसको अपन इसका अपोजिट यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है तो ऑब्वियसली बात है कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहलाएगी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, रैंडमाइज्ड, फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल। इन दोनों को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन रैंडमाइज्ड। अच्छा, ये रैंडमाइज्ड हो गई, तो इन दोनों को मिला के क्या बोला, नॉन रैंडमाइज्ड। ठीक है, इन पे अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो ये पूछते भी नहीं हैं। कम्युनिटी में जो जितना पार्ट आपको आएगा कंपटीशन में, उतना ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। बस इनका टॉपिक के नाम आप याद रखो, है ना, इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी दो प्रकार की होती है, एक तो पॉपुलेशन बेस्ड और एक इंडिविजुअल बेस्ड। इंडिविजुअल का मतलब आप समझ गए, कोई एक, है ना। अच्छा, पॉपुलेशन बेस्ड जो होती है, अच्छा पॉपुलेशन बेस्ड और इंडिविजुअल बेस्ड दोनों ही दो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक। और इंडिविजुअल भी कौन कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक। ठीक है, पॉपुलेशन बेस्ड में देखा अपन ने डिस्क्रिप्टिव पहली, इसमें किसका सर्वे किया जाता है, हेल्थ का सर्वे किया जाता है। और जो एनालिटिक होती है, इसमें किसका सर्वे किया जाता है, इकोलॉजिकल स्टडी का सर्वे किया जाता है। इन दोनों को भी डीपली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इंडिविजुअल बेस्ड। ये अपन ने नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ना, बस नाम याद रखना इन सब पे। ठीक है, इंडिविजुअल बेस्ड ये इंपॉर्टेंट है, ये नीचे सीरीज चलती जाएगी। इंडिविजुअल बेस्ड दो प्रकार की होती है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक। डिस्क्रिप्टिव में केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज, ये दो प्रकार की होती है। और जो इंडिविजुअल बेस्ड है, इसमें डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक में, जो एनालिटिक है ये होता है तीन प्रकार का। अभी कौन कौन सा होता है, फर्स्ट होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सेकंड होता है केस कंट्रोल स्टडी, और तीसरा होता है कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, आपने यही चीज़ें पढ़ी होगी बुक्स में, आपके टीचर्स वगैरह जो भी हैं ये पढ़ाते होंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडीज है तीनों। ठीक है, इन्हीं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इनको एक एक करके बारी बारी से अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, इसको अपन निकनेम इसका क्या है, जो अलग नाम है इसका, प्रिवेलेंस स्टडी भी इसको बोलते हैं। प्रिवेलेंस यानी, प्रिवेलेंस का मतलब आपने पढ़ा होगा कि ओल्ड प्लस न्यू केसेस। एक होता है इंसिडेंस, इंसिडेंस यानी न्यू केसेस। अच्छा, प्रिवेलेंस अपन ने समझ लिया, ओल्ड प्लस न्यू केसेस। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में ओल्ड प्लस न्यू केसेस अपने को देखने को मिलते हैं। इसकी दूसरी विशेषता क्या है, ये सिंगल एग्जामिनेशन। इसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, जैसा कि एक पर्टिकुलर दिन चुन लिया आपने, कोई सा भी, जैसे आज का दिन ले लो, तो आज ही के दिन, एक ही दिन में आप कोई ग्रुप डिसाइड करके उस पर स्टडी करके उसी टाइम आप रिजल्ट दे दोगे कि ये इसमें इतने तो केस है, इतने इस वजह से ये होगा, जो भी है। ठीक है, तो मतलब एक ही टाइम में स्टडी कंप्लीट हो जाती है इसकी क्रॉस सेक्शनल। इसको अपने को पास्ट में भी नहीं जाना पड़ता और फ्यूचर में भी नहीं जाना पड़ता। ठीक है, एक ही टाइम में स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोर यूज़फुल फॉर क्रोनिक डिजीज़। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है किसमें, क्रोनिक डिजीज़ में। क्रोनिक डिजीज़ की स्टडी करने के लिए ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी यूज़ में ली जाती है। लास्ट लिस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टडी। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कम टाइम जिस स्टडी में लगता है वो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टडी में सबसे कम टाइम लगता है, तो वो हो जाएगी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, है ना। ठीक है, तो याद रखना, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टडी कौन सी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी।
और इसका सिंगल एग्जामिनेशन होता है। ये केवल एक बार में उसी टाइम तुरंत स्टडी करके सब कुछ पता कर लिया जाता है और क्रोनिक डिजीज़ में मोर यूज़फुल है। इसको दूसरे नाम से प्रेवलेंस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना ही है इसमें, बस ये याद कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। खासकर CHO वाले ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, इससे ज़्यादा मटेरियल कुछ आने वाला नहीं। इसके बाद आता है केस कंट्रोल स्टडी, आल्सो नोन एज, इसके बहुत सारे नाम हैं, आप दोनों के ही एक याद कर लो, दूसरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको। पहले नाम पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि केस कंट्रोल स्टडी होती क्या है। उसके बाद में फिर वापस आप अपने कुछ नाम पे आना है, आपको अच्छी से समझ में आ जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस कंट्रोल स्टडी, केस का मतलब आप जानते हो, है ना, केस और कंट्रोल दो आपने पढ़े होंगे, तो इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, इसका नाम क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक में जाना, पीछे की तरफ जाना, ठीक है। ये TROHOC स्टडी, ये टॉर्च का मतलब इसको हार्ट का उल्टा कर दिया अपन ने, ध्यान से देखो, C आ रहा है लास्ट में, इधर भी C है फर्स्ट में, COHORT कोहार्ट स्टडी, यानी कि इसका अपोजिट क्या कहलाता है, केस कंट्रोल स्टडी कहलाता है। इसके बाद है बैकवर्ड लुकिंग स्टडी, मतलब जितने भी पीछे के लिए शब्द यूज में आ सकते हैं ना, वो है। रिट्रोस्पेक्टिव पीछे के लिए आ रहा है, बैकवर्ड लुकिंग स्टडी पीछे के लिए आ रहा है। इफेक्ट टू कोज स्टडी, यानी कि कोई भी काम करेंगे अपन, कुछ भी कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आएगा ना, तो इफेक्ट है ना, उससे स्टडी करना चालू करेंगे और काम की तरफ बढ़ेंगे, है ना। जैसे कोई बीमारी हो गई, बीमारी है, डिजीज़ है, डिजीज़ से अपन किधर बढ़ रहे हैं, वो किस वजह से डिजीज़ हुई, तो यानी पीछे की तरफ देख रहे हैं ना अपन, तो वो हो गई इफेक्ट टू कोज स्टडी, कारण की तरफ जा रहे हैं ना, उसकी तरफ स्टडी करते हुए। लास्ट आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी, आउटकम टू एक्सपोजर, आउटकम यानी रिजल्ट का आना, क्या रिजल्ट आया, उस आउटकम से एक्सपोजर पीछे की तरफ जाएंगे। एक्सपोजर यानी मतलब जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, कहाँ एक्सपोज हुआ है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है, कहाँ कौन सा वायरस लगा जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है, तो पीछे की तरफ देखते हैं ना, तो उसका भी ये हो गया। डिजीज़ टू रिस्क फैक्टर स्टडी, वही बात हो गई, वही बीमारी से पीछे की तरफ जाएंगे, किस वजह से, किस रिस्क फैक्टर की वजह से बीमारी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइम तो आगे की तरफ जाता है, ठीक है, टाइम को तो अपन रोक नहीं सकते, टाइम तो आगे की तरफ बढ़ेगा, अपन जो स्टडी कर रहे हैं उसमें टाइम तो आगे की तरफ ही जाएगा, लेकिन अपन इंक्वायरी किधर कर रहे हैं, पीछे की तरफ। जैसे अपन मान लेते हैं कि 2020 है, 2020 में स्टडी कर रहे हैं, या 2025 से जो भी चल रहा है उस टाइम का मान लो, 2025 में अपन स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी कर रहे हैं तो टाइम तो आगे बढ़ेगा ना। अपन कौन सा टाइम ट्रेवल करके पीछे थोड़ी जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, तो टाइम तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इंक्वायरी किसकी कर रहे हैं अपन, बैक डेट की इंक्वायरी कर रहे हैं, 2025 में रहकर अपन 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 में जैसे कोई अपने ग्रुप ले लिया, ठीक है, उस ग्रुप में केस ले लिए 5, क्या कंट्रोल ले लिए 5, अब केस से पूछेंगे अपन, ठीक है, केस यानी कि जो बीमार है, तो उनसे पूछेंगे कि 2022 में आप सिगरेट पीना चालू कर दी थी, जैसे किसी उनके कैंसर है, ठीक है, तो उनसे पूछेंगे 2022 में आप सिगरेट पीना चालू कर दी थी, ठीक है, तो किसने कब चालू की थी, है ना, जिसकी वजह से किसको तो कैंसर हुआ, किसको नहीं हुआ, ठीक है, और जिसने चालू नहीं की थी, कंट्रोल है, जो कंट्रोल है ना, तो उनसे पूछेंगे कि आपने क्या सिगरेट पीना चालू कर दी थी, है ना। तो इससे तरीके से इंक्वायरी की जाती है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये जो केस कंट्रोल स्टडी है, ये इन्वॉल्व फ्यू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कुछ जो कम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि कम पॉपुलेशन में ये की जाती है, ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्विक रिजल्ट, अच्छा इसमें रिजल्ट जो आता है वो जल्दी आता है, क्योंकि अपन बैक डेट में जा रहे हैं, तुरंत मालूम कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्विक रिजल्ट्स क्यों है यहाँ पर। इसके बाद आता है सूटेबल फॉर रेयर डिजीज़, ये रेयर डिजीज़ में सूटेबल है, कोई रेयर बीमारी उसमें ये स्टडी करना सूटेबल होता है। एस्टिमेट रिस्क बाई ओड्स रेशियो, CHO 2022 वाली जो वैकेंसी थी और एग्ज़ाम हुए उसके 2024 में, मार्च 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पहुंचा गया है। क्या था क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या था, ये पेपर भी रखा है मेरे पास उसका, ये रहा क्वेश्चन, केस कंट्रोल स्टडी एस्टिमेट,
है ना। केस कंट्रोल स्टडी एस्टिमेट, केस नियंत्रण अध्ययन क्या अनुमानित करता है, तो क्या अनुमानित करता है, ओनली ऑड रेशियो, केवल विषम अनुपात अनुमानित करता है, ठीक है। एस्टिमेट रिस्क बाय ऑड्स रेशियो, ठीक है। ये जो स्टडी है इनएक्सपेंसिव है, इसमें इतना खर्चा नहीं होता है, इसमें खर्चा होता है, ये एक्सपेंसिव है। अब बढ़ते हैं अपन कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी है ना, ये इसके जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। इसको अपन इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं, यानी कि केवल नए केसेज ही अपने को इसमें मिलेंगे, पुराने केस अपने को नहीं मिलेंगे। और नए और पुराने दोनों किस में मिल रहे थे अपने को, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में, ठीक है। तो इसको अपन इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है प्रोस्पेक्टिवली स्टडी, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना। रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे की तरफ बढ़ना, प्रोस्पेक्टिव यानी आगे की तरफ बढ़ना। दूसरा नाम इसका लॉन्गिट्यूडनल यानी कि समानांतर, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ेगी स्टडी, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी यानी कि आगे की तरफ देखने वाली स्टडी, हमेशा आगे की तरफ अपन इसमें बढ़ेंगे। दूसरा है फॉलो अप स्टडी, यानी कि फॉलो अप, यानी कि बोलते हैं ना फॉलो मी, यानी कि उसको फॉलो करते रहो, यानी कि आगे बढ़ते रहो। तो उसको लेके बनाया गया है ना। कॉज टू इफेक्ट स्टडी, यानी कारण से क्या, कौन सी बीमारी होगी, उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसकी तरफ बढ़ना क्या कहलाता है, कॉज टू इफेक्ट स्टडी, ठीक है। ये सब कोहॉर्ट स्टडी की निकनेम है। ये है एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी, इसमें उल्टा था, आउटकम टू एक्सपोजर था, ठीक है। इसमें एक्सपोजर टू आउटकम है, एक्सपोज हो गया कोई मान लो किसी वायरस से, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा, है ना, उसकी स्टडी कोहॉर्ट स्टडी कहलाती है। यह है रिस्पेक्ट टू डिजीज स्टडी, यानी कि रिस्पेक्ट कोई रिस्क फैक्टर, जैसे कोई फैटी आदमी है और अधिक फैट कंज्यूम कर रहा है, उसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ये उसका रिस्क फैक्टर है। तो उस रिस्क फैक्टर फैट कंज्यूम कर रहा है वो तो हो गया इसका रिस्क फैक्टर, और डिजीज़ क्या होगी, कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। तो इसकी जो स्टडी होती है वो कोहॉर्ट स्टडी कहलाती है। इसमें उल्टा था, कोई हार्ट का पेशेंट है, उसका रिस्क फैक्टर देख रहे हैं अपन पीछे जाके बैक डेट में कि इसने क्या किया था ऐसा जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो गई, उसका रिस्क फैक्टर क्या था। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी सेम रहेगी, टाइम आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है, क्योंकि अपन टाइम में कभी पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन इसकी जो इंक्वायरी है 2025 में रह के 2022 की बात अपन पॉपुलेशन से पूछ रहे हैं। कोई एक व्यक्ति है जिससे अपन 2025 में रह के उससे पूछ रहे हैं कि 2022 में क्या आपने स्मोकिंग चालू कर दी थी। जो लंग्स कैंसर का कोई पेशेंट है उससे पूछ रहे हैं कि आपने स्मोकिंग कब चालू की थी। तो अपन ये क्वेश्चन उसको बैक डेट का ही पूछ रहे हैं ना, ठीक है। इसमें उल्टा है, इसमें टाइम तो सेम रहेगा लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ जो इंक्वायरी रहेगी ना वो रहेगी आगे की तरफ। जैसे आपने 2025 में कोहॉर्ट स्टडी करना प्रारंभ किया, कोई कोहॉर्ट यानी कि कोई ग्रुप होता है, ठीक है। कोहॉर्ट यहाँ लिखा है, कोहॉर्ट यानी ग्रुप, कोहॉर्ट का मतलब ही ग्रुप होता है। अपन ने कोई ग्रुप ले लिया, अब उस ग्रुप पे अपन स्टडी करेंगे। तो इसमें 2025 में अपन ने स्टडी करना चालू किया, जैसे कोई क्लास है, कोई डॉक्टर्स की MBBS करने वाले की कोई फर्स्ट ईयर की क्लास ले लो आप, उस पर अपन ने स्टडी करना चालू किया 2025 में। तो अपन 2025 से 2026 में जाएंगे, देखेंगे किस किस ने स्मोकिंग चालू की है। फिर 2027 में जाएंगे, किस किस के क्या रिजल्ट आने चालू हुए हैं या अभी भी लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी, किसी ने चालू कर दी, है ना, कोई कंटिन्यू कर रहा है, ये चीज़ अपन देखते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में एंड में जैसे 2030 में अपन देखते हैं कि किस किस को तो कैंसर हुआ है, किस किस को नहीं हुआ है, ठीक है। केस और कंट्रोल इसमें अपन देखेंगे, किस किस को कैंसर हुआ है, किस को नहीं हुआ है। ये डेट ऑफ इंक्वायरी आगे की तरफ, अब तो इसमें 2025 से 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि इंक्वायरी भी आगे की तरफ चल रही है। इसमें क्या था 2025 से 2022 की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि इंक्वायरी पीछे की तरफ। यही मेन डिफरेंस है, इसमें इंक्वायरी पीछे की तरफ होती है केस कंट्रोल में, कोहॉर्ट स्टडी में इंक्वायरी आगे की तरफ होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था, इन्वॉल्व फ्यू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें होता है इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें फ्यू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्यों, क्योंकि अपन उन लोगों को पकड़ेंगे जिनकी बीमारी है, ठीक है। केस और कंट्रोल दोनों को पकड़ेंगे, 5 कंट्रोल ले लिए, 5 केस ले लिए। इसमें पूरी पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर की कोई MBBS की क्लास है तो उसमें सबको देखेंगे अपन, फिर लास्ट में रिजल्ट आएगा किसको तो बीमारी हुई है और किसको नहीं हुई है। इसमें रिक्वायर्ड लॉन्ग फॉलो अप पीरियड है, इसमें लंबा टाइम लगता है। कैसे, क्योंकि 2025 से अपन 2030 तक उनको डेली फॉलो करेंगे, डेली उनको पूछेंगे, मतलब डेली नहीं, ऐसे जैसे 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, इस प्रकार से। इसमें क्या होता है 2025 में बैठे बैठे अपन बैक डेट में जाके उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लंबा समय लगता है, इसमें कम लंबा समय लगता है।
इन अप्रोप्रिएट फॉर रेयर डिजीज़, है ना। ये क्या है, सूटेबल फॉर रेयर डिजीज़। ये जो केस कंट्रोल थी, केस कंट्रोल स्टडी, ये क्या थी, सूटेबल थी इसमें रेयर डिजीज़ में। ये इन अप्रोप्रिएट फॉर रेयर डिजीज़, रेयर डिजीज़ के लिए ये ठीक नहीं है। कौन सी, क्वाड स्टडी। इसके बाद था एस्टिमेट रिस्क बाई, इसमें ओड रेशियो था, इसमें आएगा एट्रीब्यूटेबल रिस्क और रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ठीक है, ये दो आएंगे इसमें। ये इनएक्सपेंसिव था, ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें लंबा समय लगेगा, 5 साल का 10 साल का समय लग सकता है। तो आगे की तरफ अपन जाएंगे तो अपन जैसे किसी से ग्रुप पे कोहार्ड पे कोई अपनी स्टडी कर रहे हैं तो उससे जाके पूछेंगे, तो इस सब चीज़ों में खर्चा भी तो होता ही है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। इनके बाहर कुछ आता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।